Hello everyone, I welcome you all to IG Tutorials. So our today's topic is data sufficiency part 3. इसमें हम लोग पार्ट 3 में रीजनिंग सेक्शन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट्स देखा है, जिसमें पहले पार्ट्स में मैंने बेसिक्स को डिस्कस किया है और शायद 3-4 क्वेश्चंस को लिए थे, और सेकेंड पार्ट में फुल्ली मैथ से रिलेटेड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करा था। तो आप लोग का रिक्वेस्ट था कि डेटा सफिशिएंसी का वीडियो बनाया जाए रीजनिंग और मैथ दोनों टॉपिक को लेकर के। तो मैंने मैथ्स पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, रीजनिंग से रिलेटेड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके स्क्रीन पे कोई वीडियो या कोई नया क्वेश्चन आए, पॉज कर दीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए आपका क्या आंसर आता है और मेरा क्या आंसर है, दोनों को मैच कीजिएगा। इससे ही क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा, अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, और जो आपका अप्रोच है उसमें भी कुछ क्लियर, मतलब जो बोलते हैं स्पष्टता जो होगा वो आएगा। ठीक है, तो जब भी आपके स्क्रीन पे वीडियो आए तो आप पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन को आप देखें। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इज एफ द ग्रैंड सन ऑफ बी। स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है, बी इज द मदर ऑफ एन, एन इज द ब्रदर ऑफ यू, यू इज द फादर ऑफ एफ। दूसरा स्टेटमेंट है, टी इज द डॉटर ऑफ एफ, डब्ल्यू इज द सन ऑफ एफ, एस इज द सिस्टर ऑफ यू। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले सेम जो बेसिक्स में बताए थे, पहला जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग ध्यान में देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, चूंकि ये क्या है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, तो आपको फैमिली ट्री यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए क्या बोला है, बी इज द मदर ऑफ एन, मतलब कि यदि बी यहाँ है तो बी को क्या बोला है, मदर ऑफ एन। तो एन यहाँ है तो ये इसका जो जेंडर होगा क्या होगा, फीमेल। मतलब कि यहाँ पे निगेटिव साइन हम फीमेल को आपको डिनोट करेंगे और जो पॉजिटिव साइन होगा वो मेल मेंबर होगा। तो एन की माँ है तो चलो एन की मॉम लिख देते हैं। एन की माँ कौन है, बी है। बी इज द मदर ऑफ एन, चलिए ठीक है। एन इज द ब्रदर ऑफ यू। अब एन को जो बोल रहा है वो ब्रदर ऑफ यू बोल रहा है। ठीक है, तो ब्रदर ऑफ यू, एन इज द ब्रदर ऑफ यू, मतलब कि एन का जो जेंडर है वो क्या होगा, मेल। तो प्लस साइन से डिनोट कर दिए। अगला स्टेटमेंट वन का अगला सेंटेंस है, यू इज द फादर ऑफ एफ, मतलब कि यू को बोल रहा है कि फादर ऑफ एफ, मतलब कि यू जो है फादर ऑफ एफ, मतलब कि इसका यू का जेंडर जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा। तो एफ का क्या है, फादर है, चलिए फादर लिख दिए। ये फैमिली ट्री है इस तरह से। तो हम लोग का ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब आपको क्या पूछा क्या गया है, इज एफ द ग्रैंड सन ऑफ बी। एफ यहाँ है, बी यहाँ है, टोटल कितने जनरेशन का गैप है, एक दो, दो जनरेशन का। तो चलिए ग्रांड वाला तो रिलेशन आएगा। बोला इज एफ द ग्रांड सन ऑफ बी, मतलब बी का जो ये एफ जो है बी का ग्रांड सन है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान ये देना होगा कि एफ का जेंडर आपको पता नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, इज एफ द ग्रांड सन ऑफ बी। लेकिन एफ क्या है, ग्रांड डॉटर भी हो सकती है, ग्रांड सन भी हो सकती है। यहाँ पे क्या दो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको बताए थे कि कभी भी डेटा सफिशिएंसी के लिए आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक आंसर चाहिए। लेकिन इस केस में आपको कितना आंसर आ रहा है, दो आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, ग्रांड सन भी हो सकता है, ग्रांड डॉटर भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट वन अलोन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनसफिशियंट। चलिए स्टेटमेंट टू पे हम लोग ध्यान देते हैं। स्टेटमेंट टू को ध्यान देते हैं, क्या बोला है, टी इज द डॉटर ऑफ एफ, मतलब कि एफ की डॉटर कौन है, टी है। डॉटर को डी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, टी इज द डॉटर ऑफ एफ, मतलब टी का जो जेंडर है वो क्या होगा, फीमेल होगा। टी इज द डॉटर ऑफ एफ। चलिए डब्ल्यू इज द सन ऑफ एफ, मतलब एफ का जो सन है वो क्या है, डब्ल्यू है। मतलब कि एफ की बेटी टी है और एफ का बेटा डब्ल्यू है। तो इसका मतलब कि जो टी है डब्ल्यू की क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। डब्ल्यू इज द सन ऑफ एफ, मतलब कि डब्ल्यू का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल का हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग यहीं पे आके डेटा सफिशिएंसी हो जाता है। जरा भी आप कहीं मिस किए, जरा भी कॉम्बिनेशन ले लिए पिछले स्टेटमेंट का, आपका आंसर होगा एकदम से गलत आएगा। इजी रहते हैं बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। डब्ल्यू इज द सन ऑफ एफ, चलिए डब्ल्यू इज द सन ऑफ एफ यहाँ पे ले लिए।
अब आपको नेक्स्ट बोला जा रहा है एस इज द सिस्टर ऑफ यू। यहाँ पे यू और एस कहीं है नहीं है, तो आपको क्या बोला गया है, इसको अलग लिख देते हैं, एस इज द सिस्टर ऑफ यू। चलिए यू का जेंडर आपको पता नहीं है और एफ का भी जेंडर पता नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 से भी यहाँ आप क्या आंसर दे पा रहे हैं कि इज एफ, एफ तो यहाँ पे यहाँ है, इज एफ द ग्रैंडसन ऑफ बी, यहाँ से भी ये डेटा क्या आ रहा है, इनसफिशियंट आ रहा है। मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन भी इनसफिशियंट था, स्टेटमेंट 2 अलोन भी इनसफिशियंट है। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे और देखेंगे। चलिए 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। यदि f को यहाँ रखेंगे, यदि f को यहाँ रखेंगे तो f का हम लोग को तो यहाँ भी जेंडर पता नहीं है, f का जेंडर यहाँ भी पता नहीं है। कंबाइन करने से भी हम लोग को ये इतना ही आएगा और इसके नीचे ये जो f के नीचे इतने सारे आ जाएंगे, तो f का जेंडर तो यहाँ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर। इजी क्वेश्चन है बट आपको थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा केयर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू गिव द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू Q। अब आपको करना क्या है, P और Q मतलब कि P जो है Q के किस डायरेक्शन में है, ये आपको दिमाग में रखना है कि यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, एम इज टू द वेस्ट ऑफ T। चलिए T को यहाँ ले लेते हैं, तो क्या बोला है, एम क्या है, T के वेस्ट में है, तो चलिए एम को क्या किए, T के वेस्ट में ले लिए। ठीक है, विच इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी यहाँ पे विच या हु लगा हो, जस्ट पहले वाला जो पैरामीटर है उसको इंडिकेट करता है। यदि यहाँ पे एंड रहता तो एंड इस वाले पैरामीटर को इंडिकेट करता है। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एम इज टू द वेस्ट ऑफ टी, एम इज टू द वेस्ट ऑफ टी। चलिए विच इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, विच इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू मतलब कि जो टी है क्यू के नॉर्थ में है, तो Q यहाँ कहीं होगा, तभी तो Q के नॉर्थ में T होगा। चलिए ये पहला स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एम इज टू द वेस्ट ऑफ टी, एम इज टू द वेस्ट ऑफ टी, विच इज मतलब कि टी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, टी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, P इज टू द साउथ ऑफ M। अब देखिए P इज टू द साउथ ऑफ M मतलब कि P यहाँ है। आपसे पूछा क्या गया है कि P जो है Q के किस डायरेक्शन में है, P जो है Q के किस डायरेक्शन में है। आपका आंसर होगा, वैसे आपको तो आंसर फाइनल आंसर तो देना नहीं है, बट आंसर क्या होगा, P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। आप लोग में से 95% का आंसर यही होगा कि स्टेटमेंट 1 जो है सफिशियंट है, बट यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ के देखिए एक और केस ऐसा भी बन सकता है कि यहाँ पे T है, यहाँ पे Q है और P आके यहाँ पे आ जाए, P यहाँ पे आ जाए। अब P क्या होगा, अब P क्या होगा, साउथ वेस्ट में होगा। या इसी का एक और केस बन सकता है क्या, ये तो फिक्स है कि एम टी क्यू यहाँ पे है, सपोज Q यहाँ पे है और आपको P बोला है कि साउथ में है। P पॉइंट जो है M के साउथ में है, मतलब कहीं भी हो सकता है, उस लाइन में कहीं भी हो सकता है। तो ये भी केस, तो इस केस में क्या है, इधर आंसर आ रहा है, इस केस में क्या है, इधर आंसर आ रहा है, इस केस में क्या है, इधर आंसर आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस केस में हम लोग के पास एक से ज़्यादा आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि ए वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ए वाला स्टेटमेंट हम लोग का इनसफिशियंट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैं कह सकता हूं कि कम से कम 90% लोग तो इसमें गलती करेंगे ही। ऐसा डायग्राम बनेगा और वो लोग बोल देंगे कि जो स्टेटमेंट 1 है वो सफिशियंट है आंसर को देने के लिए, लेकिन ये भूल जाएंगे कि P एग्जैक्ट Q इतना ही डिस्टेंस पे थोड़ी ना दिया गया है। P तो इस लाइन में कहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 हम लोग का क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 हम लोग का इनसफिशियंट हो गया।
अब स्टेटमेंट टू को देख लेते हैं, स्टेटमेंट टू क्या बोलता है, स्टेटमेंट टू को लेते हैं। चलिए स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, आर इज टू द वे साउथ ऑफ पी, मतलब कि आर जो है साउथ ऑफ पी है, ठीक है, एंड वेस्ट ऑफ क्यू, मतलब कि आर जो है वेस्ट ऑफ क्यू है, मतलब कि इस तरह का डायग्राम बनेगा। यहाँ देखिए ये वाला जो कनेक्टिंग जो वर्ड है वो एंड है, तो एंड कहने का मतलब कि यहाँ वाले को यदि यहाँ पे हु या विच रहता तो ये जस्ट पहले वाले को इंडिकेट करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंड लगा है, आर इज टू द साउथ ऑफ पी, आर इज टू द साउथ ऑफ पी। चलिए एंड करने का मतलब फिर एंड करने का मतलब आर इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू, आर जो है क्यू के वेस्ट में है। अब आपसे पूछा क्या गया है, पी और क्यू के बीच डायरेक्शन पता होना चाहिए, अब तो ये पता है, पी क्यू से आपको पी जाना है, मतलब ये तो पता है कि पी हमेशा क्या होगा, पी हमेशा होगा आपको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ही होगा, नॉर्थ वेस्ट में, चाहे ये पी आके यहाँ क्यों नहीं आ जाए, क्यू के रेस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट में ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट टू क्या होगा, स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशियंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। यही ट्रिकी क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी में पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि दी इजिएस्ट एंड दी टफेस्ट, ब्रैकेट में कंफ्यूजिंग बताया था बेसिक पार्ट में, पार्ट वन में, तो यही कारण है थोड़ा सा हम लोग एक भी पॉइंट मिस किए हम लोग का आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। सारे के सारे पॉइंट यदि हम लोग कवर कर रहे हैं तो बहुत इजीली उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा टू अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टी वी एस एंड जे आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, मतलब कि एस के इमीडिएट लेफ्ट में आपको पूछ रहा है कि कौन बैठा हुआ है। चलिए इसको क्वेश्चन मार्क दिमाग में रख लेते हैं, इसको यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट वन को यदि अपन गौर से देखें, ओनली, चलिए पांच लोग हैं तो पांच लोगों के लिए इस तरह का कुछ बनाते हैं, ठीक है। चलिए ओनली एन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड वी, चलिए टी या वी को यहाँ ले लेते हो, यहाँ क्या आ जाएगा, वी या टी आ जाएगा। ओनली एन इज सिटिंग, तो एन को यहाँ पे बिठा दिए। ओनली एन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड वी, टी और वी में से कोई, या इधर टी यहाँ है तो वी यहाँ होगा, वी यहाँ है तो टी, लेकिन बीच में तो एन है, हम लोग को पता है एन तो यही होगा, भले टी हो या वी हो या वी हो या टी हो। आगे क्या बोला है, एस इज सिटिंग बिटवीन टी एंड जे, मतलब टी और जे के बीच में एस बैठा हुआ है। तो चलिए इसका क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे दो केस बन जाएगा। सपोज टी वी पहले वाले केस में ले लिए तो ये वी टी हो जाएगा, मतलब कि पहले वाले केस में हम लोग क्या ले लिए, टी और वी को, टी और वी यहाँ लिए तो यहाँ वी और टी, एन तो यहाँ पे होगा ही होगा। अब क्या बोला है, एस इज सिटिंग बिटवीन टी एंड जे, टी और तो जे यहाँ पे रखना होगा तभी तो एस यहाँ पे बैठेगा। चलिए दूसरा क्या बोला है, टी और जे के बीच में क्या है, तो एस यहाँ पे हो जाएगा, ये स्टेटमेंट वन हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जैसे कि यहाँ पे कहा कि सारे के सारे जो है फेसिंग सेंटर है, तो यहाँ तो बोल सकते हैं एस के इमीडिएट लेफ्ट में जे है, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे आप, एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी है। आपको यूनिक आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो आंसर मिल रहा है। दो आंसर मिलने का क्या मतलब है कि ये डेटा क्या हो गया, इनसफिशियंट, मतलब कि अलोन, स्टेटमेंट वन अलोन इज इनसफिशियंट टू गिव द आंसर। चलिए दूसरे स्टेटमेंट पे विचार करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट पे यदि विचार करते हैं तो क्या बोला है, नाइदर वी नॉर टी कैन सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, मतलब कि एस सपोज पांच का हम लोग को ग्रुप बनाना है तो ऐसे कुछ बैठा हुआ है। अब बोल रहा है कि एस को यदि यहाँ पे बिठाते हैं, चलिए बोल रहा है नाइदर वी नॉर टी कैन सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, मतलब कि न तो यहाँ वी बैठ सकता है न तो यहाँ टी बैठ सकता है, क्योंकि सारे के सारे फेसिंग सेंटर है तो एस के लेफ्ट में तो यही वाला पार्ट आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ना वी बैठ सकता है ना टी बैठ सकता है। तो चलिए अब v और t नहीं बैठ सकता है तो टोटल पांच पैरामीटर है, v और t s के बगल में नहीं बैठ सकता, तो बच क्या गया, n और j। तो यहाँ भी s के लेफ्ट में क्या बैठ सकता है, आइदर n बैठ सकता है या j। यहाँ भी यूनिक आंसर हम लोग को नहीं मिल रहा है, यहाँ भी दो आंसर मिल रहा है, तो यहाँ स्टेटमेंट टू भी क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट, स्टेटमेंट टू अलोन इज इनसफिशियंट टू गिव द आंसर। चलिए एक और दो को कंबाइन करते हैं,
एक और दो को कंबाइन किए। तो चलिए ये वाले केस में दो, तो ये वाला डेटा है हम लोग के पास, लेकिन वन, ये स्टेटमेंट वन के अनुसार दो डेटा है। तो चलिए इसको और इसको कंबाइन करेंगे, फिर इसको और इसको कंबाइन करके देखते हैं। तो चलिए इसको और इसको कंबाइन करके जब भी देखते हैं तो हम लोग का सेटिंग कैसा है, कुछ ऐसा है। अब देखिए, अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, एस है। चलिए एस को यहाँ ले लेते हैं, ये जे है, ये वी है, ये एन है, ये टी है। ये वाला एक ऐसा आया। फिर नेक्स्ट वाले को भी हम लोग को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जे एस टी एन वी। आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं इतना एक्सपेंड करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली और क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स को हम लोग कट डाउन कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को हम लोग बिना किए दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब देखिए, लेकिन दो को कंबाइन किए तो दो के अनुसार क्या है, एस के लेफ्ट में टी या वी नहीं होना चाहिए, तो एस के लेफ्ट में टी या वी तो नहीं है, तो ए पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए एस के लेफ्ट में टी या वी नहीं होना चाहिए, यहाँ तो टी है, मतलब कि ए वाला डायग्राम हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए वाला डायग्राम कैंसिल हो गया, तो वन और टू को कंबाइन करने पर हम लोगों को कितना डायग्राम आया, एक ही डायग्राम आया। और यहाँ से तो आप बोल सकते हैं कि एस के लेफ्ट में क्या है, एस के लेफ्ट में जे है, एस के लेफ्ट में, क्योंकि सारे के सारे क्या हो रहा है, फेसिंग सेंटर है। तो एस के लेफ्ट में क्या है, जे है। आपसे पूछा क्या गया है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, जे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ वन एंड टू टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। बोथ वन एंड टू टुगेदर आर, मतलब कि आफ्टर कंबाइनिंग द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू वी आर एबल टू गिव द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बोथ वन एंड टू टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आईबीपीएस मेंस या आरआरबी मेंस में तो मे भी इससे थोड़ा सा इजी ही पूछा जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जहाँ से भी नेट से मिले या कहीं से पीडीएफ फाइल मिल जाए या आपके पास जो बुक्स है उससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा क्वेश्चन है जो भी लोग आईबीपीएस मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसको चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। यदि इग्नोर करेंगे तो उनको 10 मार्क्स रिड्यूस करके ही जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में मूड बना के, और ये ऐसा माइंड मेकअप करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्क्स आपको डीएस का आएगा मैथ्स में, 5 मार्क्स रीजनिंग में डीएस का आता है। फिर से मैं बता दूं, मैं एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन तो सेट करता नहीं हूं, तो बता नहीं सकता कि 100% ही ये चीज़ ट्रू होगी, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देख के मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 5-5 क्वेश्चन जो होता है, 5-5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का आते हैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों सेक्शन में। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसको इग्नोर मत कीजिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इज सी द मदर ऑफ बी। मतलब कि आपको क्या करना है, इस तरह से बोलना है कि इज सी द मदर ऑफ बी। मतलब कि इस तरह का आपको फैमिली का जो ए है, फैमिली ट्री जो है, इस तरह से आना चाहिए। आपसे पूछा क्या गया है, इज सी द मदर ऑफ बी, इस तरह का हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए पहला स्टेटमेंट को लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, पी इज द फादर ऑफ ए, पी इज द फादर ऑफ ए। तो चलिए पी को यहां ले लेते हैं, पी इज द फादर ऑफ ए। तो चलिए फादर को एफ से हमने डिनोट किया, पी का जेंडर क्या होगा, पी। फिर से फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा हम लोग को, पी इज द फादर ऑफ ए एंड बी। तो चलिए ए और बी को ऐसे ले लिया हम लोग को, अभी तक ए और बी का जेंडर पता नहीं है, ठीक है। आर हैज ओनली वन ब्रदर पी, आर हैज ओनली वन ब्रदर पी, मतलब कि आर यहाँ पे है, अभी आर का जेंडर पता नहीं है, लेकिन पी क्या है, आर का ब्रदर है। ब्रदर को हम लोग क्या करेंगे, केवल बी से डिनोट कर लेते हैं, ज़्यादा लफड़ा नहीं करते हैं। आर हैज ओनली वन ब्रदर पी, मतलब कि आर के पास केवल एक भाई क्या है, कौन है, पी। तो आर का जेंडर हम लोग को अभी तक पता नहीं है। सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि आर के पास केवल एक ही भाई है, ठीक है। और बोल रहा है कि आर जो है, सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, मतलब कि जो सी है आर की सिस्टर इन लॉ है। अब आपको इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में ध्यान देना पड़ेगा
कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो सी है आर की सिस्टर इन लॉ है, मतलब कि पी की वाइफ होगी। अब क्या आप कह सकते हैं? अभी तक तो नहीं कह सकते, क्योंकि आर की सिस्टर इन लॉ मतलब कि आर की वाइफ की जो है सिस्टर इन लॉ किसको बोल सकते हैं? आर की वाइफ के ब्रदर की जो, या आर की वाइफ की जो बहन है वो भी तो सिस्टर इन लॉ होगी। तो यहाँ तक अभी नहीं कह सकते जो सी क्या है। तो चलिए सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर को होल्ड पे रखते हैं। आगे क्या है? आर इज अनमैरिड। अब क्लियर हो गया कि आर का जो आर की जो है शादी नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा? सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ, मतलब कि जो सी है आर की भाभी है और आर के पास एक ही भाई है, तो इसका मतलब कि जो सी और पी है वो क्या होगा? आपस में हस्बैंड वाइफ हो गया। डबल एरो का मतलब हो गया कि कपल हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया सारा चीज। अब आगे क्या बोलता है? आर इज अनमैरिड, वो भी हो गया। एफ इज द मदर ऑफ आर, एफ इज द मदर ऑफ आर, मतलब कि एफ यहाँ पे है, ये मदर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एफ इज द मदर ऑफ आर, चलिए यहां भी सही हो गया। अब क्या है? एफ हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, एफ के पास केवल 2 चिल्ड्रेन है, मतलब कि ना कोई, एफ के पास पी और आर, क्योंकि पी और आर, आर पी जो है, सॉरी, पी जो है आर का भाई है, तो मतलब कि आर जो है पी के, अब क्या भाई या बहन कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एफ हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, मतलब कि एफ के पास केवल 2 चिल्ड्रेन है, तो वो क्या होगा? पी एंड आर हो गया। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि इज सी द मदर ऑफ बी। अब देखिए, अब यहाँ पे सी जो है बी की माँ है, बाप की, मतलब कि सॉरी, सॉरी फॉर माई बैड लैंग्वेज, फादर की जो वाइफ है, फादर की जो वाइफ है वो क्या होगी? माँ। सॉरी। अब जो है पूछा क्या गया है, इज सी द मदर ऑफ बी। अब यहाँ पे बी का जेंडर को आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको जेंडर किसका चाहिए? आपको सी का। तो पिताजी की वाइफ क्या होगी? मम्मी ही होगी। पिताजी की वाइफ क्या होगी? मम्मी। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने के लायक है कि नहीं? आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, इज सी द मदर ऑफ बी? यस। तो इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? सफिशियंट होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कैसा चल रहा है। एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन पी एंड आर, तो चलिए एच को यहाँ ले लिए, इसके पास केवल 2 चिल्ड्रेन है पी और आर। अभी हम लोग को जेंडर पता नहीं, एच का भी जेंडर पता नहीं है, एच मेल है या फीमेल, पी और आर की माँ है या पिताजी हैं। ठीक है, पी इज द फादर ऑफ ए, पी के बारे में जो बोला गया है फादर ऑफ ए है, मतलब कि फादर को एफ से डिनोट किए, तो इसका जेंडर तो क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। बी इज द ओनली ब्रदर ऑफ ए, बी जो है ए का ओनली ब्रदर है, मतलब कि बी यहाँ पे है, इसका क्या हो जाएगा? जेंडर मेल हो जाएगा। ओनली ब्रदर है, चलिए इसको यहाँ पे लिख लिए, ओनली ब्रदर है। आर इज अनमैरिड, आर जो है अनमैरिड है। चलिए एच इज द फादर इन लॉ ऑफ सी, अब क्या बोला जा रहा है? ए तो अनमैरिड है और एच के पास केवल 2 बच्चे हैं, एच के पास क्या है? ओनली 2 चिल्ड्रेन है, ये आपको बोल दिया गया है फर्स्ट सेंटेंस में ही, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, तो इसका मतलब कि पी और आर 2 ही बच्चे होंगे। फिर क्या बोला? आर अनमैरिड है, तो चलिए आर अनमैरिड हो। फिर तीसरा क्या हम लोग का स्टेटमेंट? एच इज द फादर इन लॉ ऑफ सी, एच जो है वो फादर इन लॉ ऑफ सी है, सी का जो है फादर इन लॉ है, इसका मतलब जो सी होगा या सी होगी, क्योंकि यहाँ पे सी का जेंडर जो होगा वो फीमेल ही होना पड़ेगा, क्योंकि आर के साइड से कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि आर जो है अनमैरिड है, तो यहाँ पे तो कोई एक्सपेंशन ही नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ या फादर इन लॉ या कोई इन लॉ वाला रिलेशन। तो ये इन लॉ वाला रिलेशन कहाँ आएगा? पी के साथ आएगा। तो चूंकि पी का जो जो जेंडर है वो मेल का है, तो इसका मतलब सी का जेंडर क्या हो जाएगा? फीमेल का जेंडर हो गया। तो यहाँ से हो गया एच इज द फादर इन लॉ, क्योंकि इसका क्या है? एच जो है फादर है, तो एच इसकी वाइफ का फादर इन लॉ हो जाएगा एच, तो एच इज द फादर इन लॉ ऑफ सी हो गया, ये भी हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या है? इज सी द मदर ऑफ बी, बी यहाँ है, सी यहाँ है, फिर से बी के पिताजी की वाइफ मम्मी होगी, यहाँ से भी आपको आंसर क्या आ रहा है? एस, सी इज द मदर ऑफ बी, मतलब कि स्टेटमेंट 2 भी क्या है? सफिशियंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर स्टेटमेंट 1 और 2
अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज नो कोडेड इन द लैंग्वेज। मतलब कि आपको क्या करना है, नो का कोड निकालना है, क्या कोड होगा। ये किसका क्वेश्चन है, आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो नो को कोड आपको निकालना है। चलिए इसको दिमाग में रख लिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, ना ने पा सीख लो। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, वैसे आप जब आप एक्सपीरियंस कर लेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ के ही आप आंसर दे सकते हैं। कैसे पढ़ के ही आंसर दे सकते हैं, चलिए एक बार सॉल्व कर देते हैं, फिर कैसे डायरेक्ट पढ़ के ही क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है उसको भी देख लेंगे। ने पा सीख लो किसका दिया हुआ है, बट नो नन एंड का। ये कोड दिया हुआ है, किसका कोड दिया हुआ है, बट नो नन एंड का। एंड पालो ले ने, मतलब कि पा लो ले ने, ये किसका कोड दिया हुआ है, इफ नन एंड बट। ये पहला स्टेटमेंट है और आपसे पूछा गया है कि नो का कोड क्या होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, बट यहां भी कॉमन, यहां भी कॉमन, नन यहां भी कॉमन, यहां भी कॉमन, एंड यहां भी कॉमन, यहां भी कॉमन। मतलब कि 3 चीज कॉमन होगा। तो देखिए ने यहां कॉमन है, पा यहां कॉमन है, लो यहां कॉमन है। तो यहां पे बच क्या गया है, नो का कोड क्या हो जाएगा, सीधा नो का जो कोड होगा वो क्या होगा, सिक। मतलब कि जो स्टेटमेंट 1 है वो अलोन क्या है, सफिशियंट है। स्टेटमेंट 1 जो है अलोन क्या होगा, सफिशियंट होगा। चलिए स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है, ले से ने सिक, किसका कोड दिया हुआ है, इफ नो नन विल का। चलिए एंड ले पी से बे, ये किसका कोड दिया हुआ है, मीन्स नॉट नन इफ ऑल, नॉट नन इफ ऑल, ये इसका कोड दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, इस यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए इफ तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर आगे क्या कुछ बन रहा है क्या, इफ के बाद नन यहाँ है, नन यहाँ है। अब इस दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो हम लोग को बच क्या गया, नो विल, यहाँ बच गया नॉट ऑल। तो अब यहाँ से आप नो का जो कोड है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। नो का कोड क्या आएगा, दो तो कॉमन है, तो दो कॉमन कौन कौन है, ले, उसके बाद से। तो यहाँ से नो क्या हो सकता है, नो आइदर ने हो सकता है या सिक हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, यूनिक आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट हो गया। अब आपको बताए थे कि अकेले अकेले में कोई एक सफिशियंट हो जाए तो कॉम्बिनेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशियंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। अब आपको बताया था कि देख के कैसे पता चलेगा, देखिए देख के कैसे नहीं पता चलेगा, बट नो नन एंड, फिर दूसरे बारे में क्या दिया हुआ, इफ नन एंड बट। देखिए बट नो नन, बट एंड है, बट नो नन एंड का ये कुछ कोड दिया हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी हम लोग को केयर नहीं करना है। इफ नन एंड बट, अब देखिए इसमें बट एंड नन नन कॉमन है। इसका मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में तीनों जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे तो जो कोड बचेगा वो नो का कोड होगा। तो देख के ही हो जाएगा कि पहला डेटा जो है, पहला स्टेटमेंट जो है सफिशियंट है इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। तो इसलिए मैंने बोला था कि देख के ही आंसर मार्क किया जा सकता है। बट आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसे डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो चलिए ये था हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। शायद हम आज के सेशन में शायद 5 ही क्वेश्चन ले पाए, बट डोंट वरी, जितना हो सके मैं आपको 10, 12, 14, 15 जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का हमको सेट मिलेगा, मैं आप लोगों के बीच डेटा सफिशिएंसी का जो वीडियोज है वो लेते ही आऊँगा, ठीक है। और हमेशा मतलब लेकर आते रहूँगा। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग को भी जब भी कोई अच्छा वीडियो मिले तो मेरे बीच शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, या फेसबुक ग्रुप है,
फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g/tutorial। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ भी जाके आप अपना जो क्वेरी है उसको दे सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, मैं आपको 100% तो नहीं बट 95% गारंटी देता हूं कि उस पर वीडियो मैं बनाऊंगा ही। तो आपको जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन मिले प्लीज़ डू शेयर विथ मी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास भी रीजनिंग बेस्ड ही होगा। रीजनिंग बेस्ड पे एक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सेट लेके एक और वीडियो बनाऊंगा मैं। तो चलिए, ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपको वीडियो अच्छा सही में लग रहा हो तब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं। यदि अच्छा नहीं लग रहा हो, यदि अच्छा नहीं लगा हो ये वीडियो, कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करने का। ठीक है, बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ बट मेरी कमियाँ जो है मुझे पता नहीं चल पा रही है कि क्या कमियाँ हैं। तो जो भी वीडियो से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक हो ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स के थ्रू। आपके फीडबैक को मैं वेलकम करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के पार्ट 4 के साथ, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।